पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, नए इतिहास रच रहे हैं। सोमवार का दिन टोक्यो पैरालंपिक के लिहाज से भारत के लिए बेहद खास रहा। कई मेडल्स भारत की झोली में आए। वहीं भारत की बेटी अवनी लेखरा ने नया इतिहास रचा, गोल्ड पर निशाना लगाया, गोल्ड मेडल हासिल किया। इस बार का टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए बेहतरीन रहा। सबसे ज्यादा मेडल इस बार भारत के खिलाड़ी लेकर आए। टोक्यो ओलंपिक के बाद नंबर आया पैरालंपिक का और यहाँ भी भारत के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भारत के खिलाड़ियों ने मेडल की झड़ी लगा दी और भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाला शूटर अवनी लेखरा ने। अवनी ने 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में गोल्ड पर निशाना लगाया और इसी के साथ पैरालंपिक खेलों के इतिहास में रिकॉर्ड बनाते हुए अवनी लेखरा ने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए और चीन के निशानेबाज को मात दी। अवनी के परिजनों ने अपनी बेटी की इस जीत पर खुशी जाहिर की है। बहुत ही खुशी का है, इससे बढ़कर और कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारी पोती अवनी लेखरा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये इसकी मेहनत का फल इसको मिला है। इससे बहुत ही खुशी है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। अवनी लेखरा, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। टीवी पे आया भी थे, बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में। कल मैंने बात करी थी उससे, मतलब बहुत काफ़ी अलग ही फील हो रहा है क्योंकि ऐसा को भी बहुत कॉन्फिडेंट आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छा हेड स्टार्ट है उसके लिए। अवनी ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गोल्ड तक का सफर पूरा किया है। अवनी लेखरा ने कार हादसे के बाद व्हीलचेयर का सहारा लिया था। हादसे के बाद कमर से नीचे का हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया था। करीब 3 साल बाद वो रिकवर हुई। पिता ने साहस बढ़ाते हुए शूटिंग की सलाह दी। पिता की सलाह के बाद राइफल शूटिंग और तीरंदाजी में उन्होंने हाथ आजमाया। 2015 में जयपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अवनी ने अभ्यास शुरू किया। नियमित अभ्यास करना कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में कई मेडल उन्होंने जीते। 2015-16 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2017 में दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में भी उन्होंने रजत पदक जीता। संयुक्त अरब अमीरात में पैरा शूटिंग विश्व कप में भी उन्होंने हिस्सा लिया और विश्व कप में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। इस जीत के बाद उन्होंने पैरालंपिक में हिस्सा लिया। पैरालंपिक में उन्होंने भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की बेटी ने इतिहास रच दिया। अवनी की इस जीत पर पीएम मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने खुशी जाहिर की है। अवनी की इस उपलब्धि को लेकर पूरा भारत गौरवान्वित है। अवनी के परिवार में जश्न है। अवनी के परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया। अवनी की उपलब्धि पर अवनी को बधाई दी गई। उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। हरियाणा के एक और लाल योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया है। जी हां, हरियाणा के लाल ने डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। उसकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। टोक्यो पैरालंपिक में जीत दर्ज कर देश के धुरंधर खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक की जीत में 4 चांद लगा रहे हैं। पैरालंपिक में जीत का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों में बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया का नाम भी शामिल हो गया है। पैरालंपिक के डिस्कस थ्रो में हरियाणा के लाल ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। योगेश की इस जीत के बाद पूरे शहर में खुशी का माहौल है। योगेश के परिवार ने इस खुशी को ढोल नगाड़ों के साथ 7 समंदर पार बैठे अपने बेटे को वीडियो कॉल कर जाहिर किया। अब इस खुशी से भरे माहौल की वजह की अगर बात करें तो योगेश का संघर्ष भी आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि योगेश ने बड़ी मेहनत के साथ इस मुकाम को हासिल किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई की वजह से हमारा नाम रोशन हुआ है। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए और मतलब अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे, इतने ज़्यादा खुश हैं। आज उसकी वजह से पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। अब तो हम उसका वेट कर रहे हैं कि कब वो वापस आए। आज सही में हमारी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनेगी। एक तरह से हमारा ये दूसरा त्यौहार हो गया कि भाई ने सिल्वर जीता है देश के लिए। अब 2 तारीख को भी हमारा त्यौहार के जैसे ही उसका सेलिब्रेशन होगा। अब हम उसका 2 तारीख का वेट करें कि वो कब वापस आए। योगेश कथुनिया 8 साल की उम्र में लकवे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद योगेश के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। काफी इलाज के बाद उनके हाथों ने तो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पैर वैसे के वैसे रहे। हालांकि योगेश व्हीलचेयर से अपने पैरों पर आ गए थे, लेकिन इस बीच अपने बेटे को वापस उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए योगेश की मां ने फिजियोथेरेपी सीखकर योगेश का इलाज किया।
3 साल के बाद योगेश अपने पैरों पर खड़े हो सके। हालांकि योगेश ने कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। योगेश ने हमेशा बड़े बड़े सपने देखे और दिल्ली विश्वविद्यालय से किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद योगेश ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोच सत्यपाल सिंह के संरक्षण में सीखना शुरू किया। योगेश ने 20 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। 2018 में बर्लिन में पैरा एथलेटिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2019 में दुबई पैरा एथलेटिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ पर कांस्य पदक जीतकर उन्होंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया। योगेश ने छठे प्रयास में 42.51 मीटर का थ्रो किया था और अब योगेश रजत पदक अपने नाम कर चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे। मान लो इतना बड़ा काम किया देश के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से करेंगे, जितना भी जोर लगाएंगे। और आप लोगों का सबका साथ मान लो है ही, विधायक जी भी हैं, सभी हैं मान लो, और आप लोग भी हो, तो अच्छे से करेंगे सब मिलजुल के। हरियाणा के लाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है, तो परिवार में तो जश्न का माहौल होगा ही। आपको बता दें कि योगेश पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस के चलते अपने घर पर नहीं लौटे। ये योगेश की मेहनत और लगन का नतीजा है, जो आज योगेश ने टोक्यो ओलंपिक में जीत का परचम लहराया। आज प्रदेश के साथ साथ देश के सभी युवाओं को योगेश पर नाज है। योगेश के साथ साथ पैरा ओलंपिक में देश के अन्य खिलाड़ी भी जलवा बिखेर रहे हैं। हिमाचल के ऊना जिले से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला निशाद आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि निशाद ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने नाम का परचम लहराया है। निशाद आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। हिमाचल के रहने वाले निशाद ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ऊना जिले के अंब उपमंडल के बदायूं निवासी निशाद ऐसा करने वाले पहले हिमाचल के खिलाड़ी बन गए हैं। निशाद ने एशियन रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें, निशाद के पिता छत्रपाल सिंह मिस्त्री हैं। निशाद जब 8 साल के थे तब चारा काटते समय मशीन में उनका हाथ कट गया था। छोटी से कस्बे के सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लक्ष्य बनाया कि वो खेलों में भविष्य बनाएंगे। ऊंची कूद में उन्होंने सामान्य वर्ग में ही प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया था। साल 2017 में माता पिता से महज 2500 रुपए लेकर वो घर से पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण लेने चले गए। निशाद ने साल 2019 से नेशनल कैंप में बेंगलुरु में कोच सत्यनारायण की देखरेख में कोचिंग शुरू की। साल 2019 में दुबई में पैरा वर्ल्ड ग्रैंड 6 प्रतियोगिता में 152 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वहां निशाद ने कांस्य जीतकर देश का नाम रोशन किया था। दुबई में 2021 में नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। निशाद की मां पुष्पा देवी ने नम आंखों से कहा कि बेटा बहुत दिनों से तैयारी के चलते हमसे दूर रहा है। आज निशाद ने अपना वादा पूरा कर दिया। हम बहुत खुश हैं कि 5 साल की मेहनत काम आई। मेरे को बहुत खुशी है जो मेरा बेटा ओलंपिक मेडल लाए, ओलंपिक में पहली बार गए। सर मेरे बेटे ने पहले तो पंचकुला में ट्रेनिंग ली असीम और विक्रम सर के साथ। उसने बड़ी बढ़ चढ़ कर बड़े प्रेम से मेरे बेटे को ट्रेनिंग दी। जब मेरा बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर आया था तो मेरे बेटे ने उसने सर ने कहा कि बेटा आप कैटेगरी से बाहर हो गए। मेरे बेटे ने बेंगलुरु और सत्यनारायण जी से कोचिंग ली। वहाँ पे सत्यनारायण जी ने बड़ी बढ़ चढ़ कर बड़ा सहयोग दिया, बड़ी ट्रेनिंग करवाई तो मेरा बेटा ओलंपिक में पहुँचा दिया। उन्हें बहुत हौसला था कि मेरा बेटा कुछ न कुछ कर पाएगा। तो आज मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आज ओलंपिक खेलकर मेरे मम्मी को सिल्वर मेडल मिला। वहीं निशाद के पिता ने कहा कि उम्मीद तो गोल्ड की थी, लेकिन सिल्वर आया, हम खुश हैं। बेटे ने नाम रोशन किया है। वहीं निशाद की बहन रमा ने भी भाई की जीत पर खुशी जाहिर की। बेटे ने निशाद ने सिल्वर मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैच देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सोच तो हमारी ये थी कि गोल्ड मेडल लेके आएगा, पर चलो गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर मेडल ही रह गया है। बहुत खुशी की बात है अपने इंडिया का, अपने वहाँ का, अपने हिमाचल का नाम सिल्वर मेडल जीता है। सब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता था कि जैसा संघर्ष वो कर रहे हैं उसमें सिल्वर मेडल जीत लेंगे? जरूर लगता था, जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं कि मेडल लेके आएंगे। कैसी तैयारियां की उन्होंने, कैसा संघर्ष किया?
सर तैयारी पहले तो वो पंचकुला तावड़ा स्टेडियम में असीम सर के पास करते थे। उसके बाद जब उनका 2019 में उसका पैरालंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर वो बेंगलोर में चले गए सर के पास। उन्होंने ट्रेनिंग दी उसको, सर उन्होंने टेस्ट करवाया उनको। और पहले जो 2020 में कोविड की करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश है सभी। घर में कैसा अब लगता है और कैसा स्वागत करेंगे भाई का आने का? सर धूमधाम से करेंगे, बादशाह के साथ करेंगे। इसके अलावा सिल्वर मेडल जीतने वाले निशाद को राज्य सरकार ने इनाम के तौर पर 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने निशाद को मेडल जीतने पर बधाई भी दी। ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमने पहले भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनको तैयारी के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किया था। और अब सिल्वर मेडल लेने के पश्चात मैं 1 करोड़ रुपए की राशि घोषित करता हूं उनको। और उसके साथ साथ में आने वाले समय में वो हिमाचल प्रदेश में और लोगों को भी खेल के प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत बहुत बधाई उनको, उनके परिवार को, और जिन लोगों ने उनको खेल के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक की तरह ही टोक्यो पैरालंपिक में भी हमारे देश के युवाओं का हुनर और जज्बा देखने को मिल रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में हमारे देश के युवा खिलाड़ी लगातार मेडल पर जीत दर्ज करा रहे हैं। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर करनाल प्रशासन मीडिया से रूबरू हुआ। इस दौरान करनाल के उपायुक्त निशांत यादव और करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया ने मीडिया से बातचीत की और एसडीएम की वीडियो को लेकर भी अपनी सफाई पेश की। किसानों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें तो देश भर ने देखी। करनाल में बीजेपी के कार्यक्रम के विरोध के दौरान हुई घटना की निंदा देश भर में हो रही है। इस घटना में कई किसानों को गंभीर चोटें पहुंची, कई किसानों के सिर भी फटे। अब ऐसे तनावपूर्ण हालात में करनाल एसडीएम का एक विवादित वीडियो भी सामने आया, जिसे लेकर करनाल के एसपी और डीसी ने सफाई दी। साहब थे, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, साथ में उनके पुलिस बल भी था और उनकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट उनकी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनको डायरेक्शंस मिले उनको फॉलो कराएं। तो उनको स्पष्ट डायरेक्शंस थी कि भाई किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट प्रोटेस्टर्स यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। और जो उनको डायरेक्शंस दी गई, स्वाभाविक रूप है कि वो डायरेक्शंस और वो ब्रीफिंग उनको फोर्स को भी देनी होती है, ताकि फोर्स के माइंड में भी डाउट ना रहे कि करना क्या है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो डायरेक्शंस दी गई, जो शब्द थे उसके और उचित शब्द हो सकते थे। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि मैं प्रशासन का मुखिया होने के नाते खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जो तीसरे नाके पे पहुंचेगा वो 2 ऑलरेडी नाके तोड़ के, यानी लो तोड़ के ब्रीच करके आया होगा, तो और जो इलीगल एक्टिविटी करके आया होगा, तो उसको किसी भी सूरत में हमने आगे नहीं बढ़ने देना। दरअसल किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर करनाल एसपी गंगाराम पुनिया और डीसी निशांत यादव प्रेस वार्ता करते नजर आए और 28 अगस्त की घटना को लेकर बातचीत की। इस बीच एसपी और डीसी ने प्रदर्शनकारी किसानों पर गंभीर आरोप लगाए। देने के बाद भी उनकी तरफ से जब हाईवे पे बिल्कुल ही ये बात आई कि बैठ ही जाएंगे, और बैठ ही गए कुछ समय के लिए। उन्होंने इनफैक्ट 10-15 मिनट के लिए हाईवे बंद भी कर दिया। तो उनको वहाँ से हटाने के लिए जब हमारे जवान गए तो उस पर उन्होंने हमला किया। साइड में दोनों तरफ खेत हैं, तो वहाँ से पत्थर भी फेंके, उसके भी वीडियोज़ हम आपको देंगे। और कुछ किसान कस्सी वगैरह लेके भी फोर्स की तरफ भागे, उसके वीडियो वैसे मीडिया में ऑलरेडी गए भी हैं, उसके वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में फिर जो मिनिमम बल प्रयोग की जितनी की आवश्यकता थी उतनी उन पर बल प्रयोग किया गया और कुछ समय में ही हाईवे को खाली करा लिया गया। और जो किसान थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो आसपास के खेतों में चले गए, कुछ इधर उधर आगे पीछे चले गए। इस बीच खबर ये भी आई थी कि घटना में किसान की मौत हुई। इस मामले में एसपी और डीसी का कहना है कि किसान लाठीचार्ज के बाद अपने घर गया था और घर जाने के बाद हार्ट अटैक के कारण किसान की मौत हुई। किसान की वहाँ पर कल दिन में जो घटनाक्रम हुआ उसके दौरान चोटें लगी थी और उससे उनकी मौत हुई है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी एमएलआर जो किसान की कटी है उसमें से उनकी कोई भी एमएलआर नहीं है और ना ही हमारी जानकारी के अनुसार कहीं पर वो हॉस्पिटल में गए थे।
उसके बाद में वो शाम को ठीक ठाक घर पे गए थे और रात में सोने के बाद में उनकी वहाँ पर डेथ हुई है, जो कि घर वाले कुछ लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो पुलिस के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया था उसमें चोट लगने से उनकी डेथ हुई है, ये ऐसी जानकारी बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत है। और साथ ही यदि इस प्रकार की कोई बात हुई भी होती तो घर वाले डेथ के बाद में निश्चित तौर पे पुलिस से संपर्क करते और पोस्टमार्टम करवाते हैं। इस प्रकार की कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। हमें जानकारी तब मिली जब दाह संस्कार हो रहा था। किसानों पर न सिर्फ हाईवे जाम करने और पत्थर बरसाने के आरोप हैं, बल्कि किसानों पर पुलिसकर्मियों पर कस्ती से हमला करने के भी आरोप लगे हैं। तो वहीं एसीपी और डीसी का ये भी कहना है कि किसानों के रास्ते प्रशासन से बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, हल बातचीत से ही होगा। साथ ही प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी कि अगर किसानों ने कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो उनके साथ सख्ती से ही निपटा जाएगा। किसानों के मुताबिक इस घटना में कई किसानों को चोट लगी है, तो वहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का भी कहना है कि कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान चोटिल हुए। झज्जर पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। शार्प शूटर का नाम रवि उर्फ भोला है। पुलिस पूछताछ में रवि ने अपने कई जुर्मों को कबूल किया है। पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, फिर काला जठेड़ी और अब दोनों गैंगस्टर का शार्प शूटर रवि उर्फ भोला। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे तो अब बारी इन दोनों के खास शार्प शूटर रवि की भी आई। रवि की गिरफ्तारी से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित कई राज्यों की तलाश खत्म हो गई, क्योंकि इस शार्प शूटर ने कई राज्यों के पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लेकिन अब पुलिस इसके पूरे काले कारनामों का हिसाब करने वाली है। ये काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेन शूटर है। इसने अक्टूबर 2020 में कासुतोष नाम के लड़के का महाराजा होटल के पास गोलियां मारकर मर्डर, अपने साथी का मर्डर किया था, और जिसमें इसको 3 दिन के रिमांड पर लिया था और वारदात में प्रयोग की गई पिस्तौल बरामद की। नई घटना कोई नहीं, सारी पुरानी घटनाएं है इसकी, जिसने 10-15 मुकदमे दर्ज है। झज्जर पुलिस ने रवि को 9 महीने पहले की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, तो वहीं रवि पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के शार्प शूटर पर 2 हत्या के मामले दर्ज हैं। पहली हत्या की वारदात को नवंबर 2019 में पंजाब के मलोट में अंजाम दिया गया था। दूसरी वारदात 26 अक्टूबर 2020 को झज्जर में हुई थी। इसके अलावा रवि पर 2 बार पुलिस पर फायरिंग करने के भी आरोप है। रवि ने साल 2020 में फरीदाबाद में पुलिस पर फायरिंग की थी। साल 2020 में ही दूसरी बार रवि ने फरीदाबाद से अपने आरोपियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर एक और बार फायरिंग की थी। साथ ही रवि पर 2020 और 2021 में 3 बार जानलेवा हमला करने के आरोप है। आरोप तो ये भी है कि रवि ने झज्जर के ही व्यापारी से 50 लाख की फिरौती की मांग भी की थी। अब ये तो वो मामले हैं कि जो पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें पीड़ितों ने काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की दहशत के मारे मामले दर्ज ही नहीं करवाए। अब पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया, तो 3 दिन के रिमांड के दौरान उसने कई कबूलनामे भी किए। रवि ने 9 महीने पहले झज्जर के खेड़ी कुमार गांव में आशुतोष की हत्या की बात कबूली। साथ ही पुलिस ने हत्या के दौरान इस्तेमाल की पिस्टल भी बरामद की। तो वहीं रवि पर न सिर्फ हरियाणा और दिल्ली में आपराधिक मामले दर्ज हैं, बल्कि राजस्थान के साथ बाकी कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का शार्प शूटर तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। साथ ही देखना ये भी है कि पुलिस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप ये जानकर लगा सकते हैं जब गुरुग्राम में बदमाशों ने एक के बाद एक 9 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे रहे हैं। ये चोर पहले तो दुकान में घुसता है, उसके बाद सीधा काउंटर पर पहुंचता है जहां दुकान का गल्ला है, और उस पर हाथ साफ कर पूरे गल्ले से पैसे उड़ाकर फरार हो जाता है। दरअसल बादशाहपुर में बदमाशों ने पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर करीब 9 दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। सुबह जी 4:30 बजे हमारा कारीगर आता है यहाँ पे जी रूम पे से, उसने आते सीधा स्टार का दुकान तरफ देखा तो स्टार टूटा हुआ दिखा। बादशाहपुर में करीब 6-7 दुकानें होंगी जी, जो निशाना बनाए। स्टार को नीचे से बिल्कुल खींच दिया गया था जो, उसके नीचे से भाई घिसड़ के ऐसे निकले हैं वो, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ भी है। जिस दुकानदार की दुकान में चोरी हुई उसने बताया कि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई।
पूरे बुलंद हो रहे हैं जी। 3:44 पर यानी 3:45 बजे हमारी दुकान में एंट्री करी उन्होंने जी, और 4:06 में यहाँ से निकल गए। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ देखा है, टीवी पे जो उसमें। फिलहाल पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर पाती है। किसान आंदोलन को देखते हुए जींद में 17 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। प्रशासन की तरफ से जारी की गई लिस्ट में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट का नाम ऐसा था जिसके बाद जींद प्रशासन सुर्खियों में आ गया। आखिर उस नाम में क्या खास था, ये रिपोर्ट देखिए। जींद प्रशासन का ऐसा कारनामा जिसने प्रशासन को सुर्खियों में ही ला दिया। दरअसल करनाल में किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए जींद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती स्थिति को संभालने के लिए की गई थी ताकि करनाल जैसे हालात जींद में बने तो स्थिति को वक्त रहते संभाला जा सके। सुरक्षा के लिहाज से 17 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। लिस्ट में 17 के 17 अधिकारियों का नाम शामिल था। जब उस लिस्ट को ध्यान से देखा गया तो उसमें से एक ऐसे अधिकारी का चौंकाने वाला नाम सामने आया जिसका जींद से 1 महीने पहले ही तबादला हो चुका था। अब इसे महज एक भूल कहा जाए या फिर प्रशासन की लापरवाही। जो अधिकारियों की लिस्ट में ऐसे नाम को शामिल किया गया जो अब जींद में नहीं है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी भी इस प्रकार की भूल करेंगे तो लोगों की सुरक्षा का जिम्मा किसे सौंपा जाए। अब पूरे मामले में देखना ये होगा कि लापरवाह अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाती है।